हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको इस वीडियो में दो चरों के बीच सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहसंबंध गुणांक, जिसे हम गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहते हैं, के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो हमारा टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, सांख्यिकी के अंतर्गत सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, हमने अभी तक अपनी पिछली सभी वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बारे में और विभिन्न प्रकार के मानों के बारे में, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में, सहसंबंध, और इसके पिछली वीडियो में हमने सहसंबंध के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। यदि आपने सहसंबंध और सहसंबंध गुणांक का जो कॉन्सेप्ट है, जो अर्थ है, उसको अभी तक नहीं समझा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद उसको देख लेने के बाद आपको गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक जो है ठीक तरीके से समझ में आएगा। सहसंबंध के गुणांक के बारे में आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक ये क्या होता है, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक क्या होता है ना, और इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, गणना करने की विधियां कौन कौन सी हैं, और उनकी व्याख्या, जो गुणनफल आघूर्ण गुणांक हमें प्राप्त होता है उसकी व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे, उसको भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो मिल सके और अधिक से अधिक उन्हें इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है आपके लिए, और साथ ही आने वाली सभी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, विशेष रूप से एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के से ये जो है संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं क्या होता है गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक। ठीक है, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक जो है, इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था 1896 में। ठीक है, कार्ल पियर्सन, जो ये गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक के बारे में इन्होंने जो बताया वो फ्रांसिस गाल्टन के विचारों पर आधारित था, है ना। यानी फ्रांसिस गाल्टन ने इसके संबंध में कुछ विचार पहले ही प्रतिपादित कर दिए थे, उसी के आधार पर कार्ल पियर्सन ने इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने का जो खोज है वो की। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे पियर्सनियन विधि और इस गुणांक को पियर्सनियन सहसंबंध गुणांक कहते हैं, और इसे स्मॉल आर, जो अंग्रेजी का लेटर है स्मॉल आर, उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह सहसंबंध गुणांक जो है वह मूल प्राप्तांकों से या जेड प्राप्तांकों से या फिर विचलित प्राप्तांकों से कई विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके कई सूत्र हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, उनमें से कुछ विधियों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध जो गुणांक होता है वह दो चरों के गुणनफल आघूर्ण का दोनों चरों के मानक विचलनों के गुणनफल के साथ अनुपात है। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये गुणनफल आघूर्ण, चरों का गुणनफल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा में आप देख रहे होंगे दो चीज़ें आ रही हैं कि चूँकि सहसंबंध जो होता है वो किसी दो चर के बीच ज्ञात किया जाता है। यदि चर एक x है, दूसरा चर y है, तो इन्हीं चरों के बीच जो हम सहसंबंध निकालेंगे, है ना, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक से। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों चरों के गुणनफल का, गुणनफल आघूर्ण का, ठीक है, दोनों चरों के गुणनफल, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे गुणनफल आघूर्ण का दोनों चरों के मानक विचलनों के गुणनफल के साथ अनुपात होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि चरों का गुणनफल आघूर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल आघूर्ण जो होता है वह उन प्राप्तांकों के मध्यमान से, है ना, यानी कि जो हमारा एक चर है उस चर के मध्यमान से
दूरियों, ठीक है, का मध्यमान, यानी किन्हीं दो अंकों का आघूर्ण, किन्हीं दो प्राप्तांकों का जो आघूर्ण है उसके मध्यमान से उनके दूरियों का मध्यमान। चूँकि यहाँ दो चर हैं इसलिए इसके आघूर्ण का गुणनफल ज्ञात करने की आवश्यकता। अब देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई प्राप्तांक s है और हमारे पास x प्राप्तांक हैं और उन सभी प्राप्तांकों का मध्यमान m है, ठीक है, तो इस प्राप्तांक x से मध्यमान m का अंतर, समझ में आया, और इसका जो मध्यमान होगा, अब मध्यमान यानी कि हमारे x प्राप्तांकों समूह में कुल प्राप्तांकों की संख्या मान लेते हैं n है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस m अपॉन n, ये हमारा आघूर्ण कहलाएगा, x प्राप्तांकों का आघूर्ण कहलाएगा। इसी तरह से यदि हमें y प्राप्तांकों का आघूर्ण निकालना है तो y प्राप्तांक हो गया माइनस मध्यमान को घटा दीजिए और y समूह में जितने भी प्राप्तांक हैं उनकी संख्या से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे जो है ज्ञात हो जाएगा आपका आघूर्ण, ठीक है ना। तो किसी भी एक चर का जो आघूर्ण होता है उसके मध्यमान से अंतर का मध्यमान होता है, ठीक है ना। तो मध्यमान का मतलब देखिए 3 से हमने प्राप्तांकों की संख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो ये जो है निकल जाता है। अब किसी समूह में एक ही प्राप्तांक तो होगे नहीं, ठीक है, तो जितने भी प्राप्तांक होते हैं उनका सिग्मा कर देते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये हो गया। अब चूंकि हमारे पास कुल कितने प्राप्तांक हैं, तो कुल 2 प्राप्तांक है और दोनों का आघूर्ण हमें एक साथ ज्ञात करना है। तो दोनों का आघूर्ण एक साथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि x माइनस एम एक्स यानी कि x प्राप्तांकों का मध्यमान गुणे y माइनस एम वाई यानी y प्राप्तांकों का मध्यमान और भागे n करते हैं और इसका सिग्मा यानी सबको जोड़ देते हैं, तो ये जो हमें प्राप्त होगा ये चर x और चर y का जो है गुणनफल आघूर्ण कहलाएगा। तो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि गुणनफल आघूर्ण, ठीक है, और उसके बाद और दोनों चरों के मानक विचलनों का गुणनफल के साथ, यानी कि अभी हमने ये जो ज्ञात किया है ये क्या है, ये 2 चरों का गुणनफल आघूर्ण है, ठीक है। अब हमें 2 चरों जो हमने x और y माना था, इन 2 चरों का गुणनफल आघूर्ण है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इनका मानक विचलन, और दोनों मानक विचलनों के गुणनफल से यदि इस गुणनफल आघूर्ण में आप भाग दे देते हैं यानी अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो यही हमारा जो है गुणनफल आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक जो होता है वो सिग्मा x माइनस एम एक्स वाई माइनस एम वाई अपॉन n, मैंने पूरे में n से भाग दिया, देखिए, जो कि हमारा गुणनफल आघूर्ण है, और अनुपात ज्ञात करना है दोनों के मानक विचलनों के गुणनफल के साथ। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा x इंटू सिग्मा y ये मानक विचलनों का गुणनफल है, और इसके साथ जब हमने गुणनफल आघूर्ण का अनुपात ज्ञात किया है तो यही गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक कहलाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध, ये आघूर्ण आपने जो है पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन वहीं से कुछ शब्द यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि मध्यमान से विचलन, हम यहाँ मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों का योग हम ज्ञात कर रहे हैं और उनका मध्यमान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको गुणनफल आघूर्ण के नाम से संबोधित किया जा रहा है। अब यदि इस सूत्र को हम और भी सरल तरीके से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर x माइनस एम एक्स को हम स्मॉल x से यदि लिखें और y माइनस एम वाई को कैपिटल Y से लिखा स्मॉल y से लिखा जाए, है ना, यानी x माइनस एम एक्स को स्मॉल x से और x माइनस, यहाँ x की जगह y रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं y, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको y माइनस एम वाई होगा, ठीक है, को अगर स्मॉल y से लिखा जाए यहाँ पे, तो ये जो सूत्र है
हमने यहाँ पर सहसंबंध का गुणांक जो यहाँ पर सूत्र लिखा है इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिग्मा स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। इससे क्या हो रहा है, सूत्र थोड़ा सा देखने में सरल हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसको यदि हम जेड प्राप्तांकों में बदल दें, ठीक है, तो वह भी सहसंबंध गुणांक का सूत्र बन जाएगा। एक तो हमारा सूत्र ये हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर जो जब हमने इसको x माइनस एम एक्स और y माइनस एम वाई को स्मॉल x और स्मॉल y में लिख दिया, तो सूत्र कुछ इस प्रकार से बना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सिग्मा, यहाँ x माइनस सिग्मा एक्स इंटू वाई एक्स अपॉन सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा वाई लिख सकते हैं और पूरे का बटा n लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो जेड प्राप्तांक होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर जेड प्राप्तांकों को हम कैसे लिखते हैं, जेड प्राप्तांकों के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है कि जेड प्राप्तांकों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस एम एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, जेड प्राप्तांक, और ये x का जेड प्राप्तांक हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जब, तो क्या हम इसको जेड एक्स और y अपॉन सिग्मा वाई को जेड वाई नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो हमें प्राप्त हुआ है कि x अपॉन सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन सिग्मा वाई, इसको हम जेड एक्स और जेड वाई लिख सकते हैं। ठीक है, जेड एक्स और ये जेड वाई और पूरे का बटा n है। ठीक, तो इस तरह से गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक का एक और सूत्र यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से हम गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांकों को इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं कि गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक दोनों चरों के जेड प्राप्तांकों का उनके कुल प्राप्तांकों के योग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया है ना। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों चरों पर विभिन्न व्यक्तियों के प्राप्तांकों के सापेक्ष जेड प्राप्तांकों के गुणाओं का या गुणनफल का आघूर्ण गुणनफल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो दोनों चरों का जेड प्राप्तांक है उनके गुणनफल और साथ ही साथ कुल प्राप्तांकों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये तो रहा इसका आधारभूत सूत्र, जो कि मूल रूप से इसको हम इस प्रकार से गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस विधि द्वारा गुणनफल आगुण को ज्ञात करने में हमें सभी प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांकों में बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो सूत्र है और इस विधि से जब हम गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो ये अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो इसलिए हमारे पास अनेक सूत्र हैं सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने के लिए, और उसमें से हम यहाँ पर दो विधियों पर चर्चा कर रहे हैं। दो सूत्रों को हमने पहले पढ़ लिया है। अन्य दो सूत्र, जिसे एक को मूल प्राप्तांक विधि कहते हैं और दूसरे को विचलित प्राप्तांक विधि कहते हैं, इन दोनों विधियों द्वारा भी हम सूत्र से गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी सूत्र हम यहाँ पर अभी पढ़े हैं गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक के लिए, ये सभी एक दूसरे के समतुल्य हैं। अर्थात आप किसी भी विधि द्वारा किसी भी सूत्र का प्रयोग करके यदि गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो सभी का मान एक समान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इन दोनों विधियों द्वारा गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके सूत्रों को हम जरा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मूल प्राप्तांक विधि, मूल प्राप्तांक विधि क्या है, यदि हमारे पास आंकड़ों में किसी समूह के दोनों ही चरों के प्राप्तांक दिए हों, सीधे ही प्राप्तांक दिए हों, और उन दिए गए प्राप्तांकों से गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें निम्नलिखित इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस सूत्र को ध्यान से देखिए। सूत्र थोड़ा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट
बनाकर इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है n सिग्मा x इंटू वाई। एक्स और वाई यहाँ पर जो है वो पहले चर और दूसरे चर हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू सिग्मा x इंटू वाई, यानी x और y का गुणनफल का योग। ठीक है, उसके बाद माइनस दोनों अलग अलग हो गया है, सिग्मा x इंटू सिग्मा y, यानी x प्राप्तांकों का योग और y प्राप्तांकों का योग का गुणनफल। ठीक, और फिर पूरे का बटा हमने किया और अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे ही हमको इसको याद करेंगे, तो पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं वो क्या है, n सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर के जगह पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, n सिग्मा x इंटू वाई, यानी दोनों चरों का गुणनफल का योग, फिर माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, यानी अलग अलग दोनों चरों का योग करके गुणनफल। ठीक है, और फिर अपॉन अंडर रूट, और ये अंडर रूट पूरे का रहेगा। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर के जगह पे अंडर रूट, एक ब्रैकेट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो पहले n का गुणा करना है, फिर सिग्मा x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर का सिग्मा यानी x सभी x प्राप्तांकों के वर्गों का योग। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, माइनस उसी x प्राप्तांकों का योग का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आपने यहाँ पर देखा। यहाँ पे x और y यहाँ पर क्या है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि x बराबर x प्राप्तांकों का योग, सिग्मा y बराबर y प्राप्तांकों का योग, सिग्मा x स्क्वायर है यानी x प्राप्तांकों के वर्गों का योग, सिग्मा y स्क्वायर यानी y प्राप्तांकों के वर्गों का योग, और क्या है सिग्मा x y का मतलब x और y के गुणनफलों का योग, और n क्या है, n कुल व्यक्तियों की संख्या है उस समूह में। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान में रखेंगे और इस सूत्र द्वारा हम एक सवाल भी हल यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये विचलित प्राप्तांक विधि द्वारा गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के सूत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आप जानते हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में इसको बताया था कि स्मॉल एक्स यहाँ पर क्या है, प्राप्तांकों का उनके मध्यमानों से विचलन या उनके मध्यमानों से अंतर, यानी यहाँ पे x क्या है, x प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन। ठीक है, और y क्या है, तो सेम वही चीज़ y का उनके मध्यमान से विचलन, y माइनस एम वाई। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, x माइनस एम एक्स बराबर स्मॉल x है और y माइनस एम वाई इक्वल टू स्मॉल वाई यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो जब भी हम सूत्र यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को ये मान के चला जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स को स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई माइनस एम वाई को हमने स्मॉल वाई लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी विचलित प्राप्तांकों के x के वर्गों का योग, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है, विचलित प्राप्तांकों y के वर्गों का योग, और सिग्मा एक्स वाई क्या है, x और y के गुणनफल का योग, विचलित प्राप्तांकों x और y के गुणनफल का योग। अब यहाँ पर हमने दो सूत्र देखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, सभी सूत्र एक दूसरे के समतुल्य हैं, और यहाँ पर मूल प्राप्तांक और विचलित प्राप्तांक विधि दोनों ही सूत्र जो है एक दूसरे के समतुल्य हैं। आप किसी भी सूत्र द्वारा मान ज्ञात करेंगे, एक समान मान प्राप्त होगा। तो आइए हम इस पर एक एक सवाल को देख लेते हैं, एक एक प्रश्न को देख लेते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल प्राप्तांक विधि द्वारा गुणनफल आगुण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है और चर x और चर y, छात्र 5 हमारे पास छात्र हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और उसमें चर x और चर y कोई दो प्रकार के प्राप्तांक हैं, इन्हीं चर x और चर y के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि चर x में 8 5 6 2 4 लिखा हुआ है, चर y में 3 12 9 1 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। चूंकि ये मूल प्राप्तांक है
ठीक है ना, यानी चर x के मूल मान यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे, तो मूल प्राप्तांक विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सूत्र हमारा कुछ ये है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है अभी, है ना। अब इस सूत्र के अनुसार हमें क्या क्या चाहिए उसका मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस तरह से x और x स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सूत्र में आप देख सकते हैं x और x स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें x की ज़रूरत है और x स्क्वायर, हमें सिग्मा x की भी ज़रूरत है यहाँ पर, और सिग्मा x स्क्वायर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए पहले हम सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से x को हमने लिख लिया 8 5 6 2, और कुल x चरों का योग कितना है 25, और x स्क्वायर यानी 8 का वर्ग करेंगे 64, 5 का वर्ग करेंगे 25, और 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 और 16। इस तरीके से हमने सिग्मा x स्क्वायर ज्ञात कर लिया 145, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर आ चुका है, दो चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें y की आवश्यकता है, तो ध्यान दीजिए y का मान हमें सवाल में दिया हुआ है 3 12 9 1 5, तो हमने 3 12 9 1 5 लिख लिया है। ध्यान दीजिएगा इसको आरोही और वही करने में क्रम में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद y स्क्वायर हमने निकाला, तो 3 3 के 9, 12 गुणे 12 करेंगे 144, 9 और 9 81, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो इस तरह से सिग्मा y का मान आ गया 30 और सिग्मा y स्क्वायर का मान आ गया 260। तो हमने x y और x स्क्वायर y स्क्वायर का सिग्मा ज्ञात कर लिया है। अब आइए हमें सिग्मा x y की भी आवश्यकता है, तो हमने सिग्मा x y यानी कि x और y का गुणनफल करेंगे और उनको जोड़ेंगे। तो हमने x y का गुणनफल किया, तो 24 60 54, x और y का गुणनफल का मतलब x और y के गुणनफल का मतलब यहाँ पे 8 का गुणा हमने किस में किया है, इस 3 में, 8 तरीके 24, फिर उसी तरह से 12 पचे 60, फिर उसी तरह से 9 छका 54, और उसके बाद से 2 एकम 2 और 4 पचे 20। तो इस तरीके से x और y हमने गुणा किया और लास्ट में क्या कर लिया, यहाँ पे जोड़ लिया। तो सिग्मा x y का मान आ रहा है 160। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ पर n का मान भी आ चुका है, सिग्मा x का मान भी आ चुका है, सिग्मा x स्क्वायर का भी, y सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा x y का मान आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, अपने इस सूत्र में रखना है। तो यदि आप इसको अपने सूत्र में रखते हैं तो n का मान 5, सिग्मा एक्स वाई का मान 160 माइनस सिग्मा एक्स का मान 25 आया है और सिग्मा वाई का मान 30 आया है, ठीक है। तो 25 गुणे 30 कर देंगे अपॉन अंडर रूट करेंगे n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो n का मान 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे 145 है, 5 गुणे 145 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है। तो सिग्मा एक्स हमारा 25 आया है और पूरे का स्क्वायर आप कर देंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में n सिग्मा वाई स्क्वायर, तो n 5 है, सिग्मा वाई स्क्वायर का मान आया है हमारा कितना, जो है 260, सिग्मा वाई स्क्वायर का मान 260 आया है माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा वाई का मान 30 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने मानों को इस सूत्र में रख दिया है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, ठीक है। बात समझ आया, 50 अपॉन अंडर रूट 100 गुणे 400 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50/200 आएगा और इसको और सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपका उत्तर है वो r बराबर 0.25 आएगा। तो सहसंबंध गुणांक का इस दिए गए प्रश्न में जो सहसंबंध दोनों चरों के बीच जो सहसंबंध है वह क्या आएगा, 0.25 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये हमने मूल प्राप्तांकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुल मिला के यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए जो हमने विचलित प्राप्तांक विधि को देखा था उस पे भी इस प्रश्न को उस विधि से विचलित प्राप्तांक विधि से हल करके देखते हैं कि क्या उत्तर आता है, किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा यही प्रश्न वही पिछला प्रश्न है और इस प्रश्न को विचलित प्राप्तांक विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए सूत्र हमारा क्या था, सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये जो है सूत्र है, ये आपको देखने में सरल लग रहा होगा और ये वास्तव में सरल भी है पिछली विधि की अपेक्षा, है ना।
तो आप दोनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं, कोई ये समस्या की बात नहीं है। तो आइए यहाँ पर हमने देखा था कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वहाँ पर क्या है, तो x माइनस एम एक्स है और y माइनस एम वाई है, अर्थात प्राप्तांकों का उनके मध्यमानों से विचलन है। ठीक है ना। तो आइए अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ x और y को ज्ञात करना है। तो देखिए x और y हमारे सवाल में दिए हुए हैं, हमें सिग्मा x चाहिए और सिग्मा x और सिग्मा y चाहिए, तभी हम मध्यमान ज्ञात कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिग्मा x निकालना है। तो सिग्मा x यहाँ पर 25 आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है। और कुल प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 से यदि भाग देते हैं तो क्या आएगा, मध्यमान यही ना होता है, कुल प्राप्तांकों का योग बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो कुल प्राप्तांकों का योग हमारा 25 आ रहा है और कुल प्राप्तांकों की संख्या 5 आ गया, और जब आप इससे भाग देते हैं तो क्या आएगा, 5। यानी कि mx का मान कितना आ गया, 5। यानी x चर का जो मध्यमान है वो 5 आ गया, ठीक है, mx का मान 5 आ गया। उसी तरह से y का योग कितना आ रहा है, 30, और कुल प्राप्तांकों की संख्या है 6। तो हमें my अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 30 भागे 6 कर देंगे, 30 भागे 5 कर देंगे, क्योंकि कुल प्राप्तांकों की संख्या 5 है। तो क्या आ जाएगा, 5 6 30। तो यहाँ पे कुल हमारा my यानी कि y प्राप्तांकों का मध्यमान 6 आ गया। तो आप सारणी में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने सिग्मा y और my ज्ञात कर लिया है। आइए अब हमें स्मॉल x और स्मॉल y ज्ञात करना है। स्मॉल x और स्मॉल y ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सभी प्राप्तांकों से हम उसमें से उनके मध्यमानों को घटा देंगे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले हमने x ज्ञात किया, स्मॉल x ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि x प्राप्तांकों में से x प्राप्तांकों के मध्यमान को घटा देना है, ठीक। तो 8 है, पहला विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है वो कितना है, 8 है। 8 में से इसका मध्यमान घटा देंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 2 माइनस 5 करेंगे तो -3, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमने स्मॉल x का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का 1 आ जाएगा, -3 का आ जाएगा 9, और -1 का आ जाएगा +1, ठीक। तो इस तरीके से हमने x स्क्वायर का मान भी ज्ञात कर लिया। और चूंकि सिग्मा x स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा x स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से है, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। अब आइए, अब बारी आती है y की। तो हम स्मॉल y और स्मॉल y का स्क्वायर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो y प्राप्तांक विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि y चर का जो मध्यमान है वो क्या आया है, वो आया है 6। तो अब y के सभी मानों से 6 घटा दीजिए। 3 में से 6 घटाएंगे -3 आएगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 में से -6 करेंगे तो -5 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 में से यदि आप -6 करते हैं तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 का 36, 3 का क्या आ जाएगा 9, 5 का 25 आ जाएगा, और -5 का 25 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा। अब हमें सिग्मा y स्क्वायर चाहिए, तो इसको आप टोटल को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो सिग्मा y स्क्वायर यहाँ पर 80 आ गया, ठीक। ये जो विधि है ना, अपेक्षाकृत पिछले वाले से आसान है, ठीक। लेकिन बस यही है कि आपको ध्यान से कैलकुलेशन यहाँ पे करने की आवश्यकता होगी। अब हमने यहाँ पर सूत्र में दिए गए सभी का मान ज्ञात कर लिया है। एक चीज़ बची हुई है, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई, ठीक है ना। स्मॉल x और इंटू स्मॉल y का सिग्मा हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगला हम उसको ज्ञात करेंगे। x इंटू स्मॉल y का गुणा करना है, अर्थात जो हमारा मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात हुआ है, स्मॉल x ये रहा, ठीक है, और स्मॉल y ये रहा, इन दोनों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 3 और -3 का गुणनफल करेंगे तो 3 3 के -9 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 0 और यहाँ पर 6 का गुणनफल करेंगे 0 आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
उसके बाद इस 0 का हमें गुणा करना है x इंटू वाई का इसमें, ठीक है ना, इसका गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 3 है, तो गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। -3 और -5 क्या आ जाएगा, +15 आ जाएगा। उसी तरह -1 और -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से गुणा करके हम सिग्मा XY ज्ञात कर लिए हैं, क्या आएगा 10। अब इन सभी को हम अपने सूत्र में रखेंगे। जैसे ही अपने सूत्र में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। सिग्मा x इंटू वाई का मान कितना आया है, 10 आया है, तो ऊपर हमने 10 रख दिया। सिग्मा x स्क्वायर का मान कितना आया है, यहाँ पे 20 आया है, तो 20 रख दिया, ठीक है। सिग्मा y स्क्वायर का मान कितना है, तो 80, तो √20 गुणे 80 अब, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 10/√1600 आएगा, है ना, 10/√1600। और जैसे ही इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर 10/40 आएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा r बराबर 0.25। यही हमारा अभिष्ट सहसंबंध गुणांक होगा, जो कि पिछले सूत्र से भी मूल प्राप्तांक विधि द्वारा भी यही मान आया था। ठीक, बात समझ में आ गया। आशा है आपको ये विधि भी समझ में आई होगी, ठीक है ना। कभी भी आपको यदि मूल प्राप्तांकों से या विचलित प्राप्तांकों से अगर हमें गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है तो हम इस विधि, इन दोनों विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको जेड प्राप्तांकों में बदल के ज्ञात करना है तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन वह विधि अपेक्षाकृत इन विधियों से थोड़ी कठिन होगी। ठीक है, तो आइए अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास प्राप्तांक, तो ये प्राप्तांकों से हमने गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक तो ज्ञात कर लिया, लेकिन इनकी व्याख्या कैसे करेंगे। हमें जो गुणांक का मान प्राप्त हो रहा है उसको हम कैसे बताएंगे कि सहसंबंध गुणांक की प्रबलता कितनी है और उसकी दिशा कितनी है, यानी दो चरों के बीच संबंध कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। ठीक है, तो इसके लिए एक सारणी का हम उपयोग करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, आप देखिए इस सारणी को ध्यान से। यदि हमें गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक द्वारा प्राप्त जो मान है उसकी व्याख्या करनी है तो हम इस सारणी का उपयोग करेंगे। ये जो सारणी है ये विद्वानों द्वारा, जो ज़्यादातर विद्वान हैं उनकी सहमति से ये जो है सारणी बनी है, और यहाँ पर कुछ मतभेद भी है, लेकिन उन मतभेदों के बीच इस सारणी को मान्यता प्राप्त है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 से +0.20 के बीच हो तो ये अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध। हमने सहसंबंध गुणांक 3 प्रकार के पढ़े थे, प्लस, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। ठीक है ना, धनात्मक सहसंबंध गुणांक का मतलब कि यदि एक चर का मान बढ़े तो दूसरे चर का भी मान बढ़े। ऋणात्मक का मतलब एक चर का मान बढ़े तो दूसरे चर का मान क्या हो, घटे। और शून्य सहसंबंध का मतलब एक चर में कोई भी परिवर्तन किया जाए तो दूसरे में परिवर्तन कोई निश्चित दिशा में न हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर जब नहीं पड़ता है तो ये शून्य सहसंबंध गुणांक होता है। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध है, यानी एक 0 से +0.20 के बीच रहेगा तो निम्न, अत्यंत निम्न होगा, वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ पे +0.20 से +0.40 के बीच रहेगा तो लो पॉजिटिव यानी निम्न धनात्मक रहेगा। और हमारा जो अभी इसके पिछले वाले सवाल में आया था 0.25 आया हुआ था ना, यानी कि वो धनात्मक सहसंबंध है और निम्न धनात्मक सहसंबंध है। यानी कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में वृद्धि तो होगी, लेकिन इसकी प्रबलता बहुत कम रहेगी। ठीक है ना, यानी कि दोनों में सहसंबंध तो है लेकिन बहुत निम्न धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, और +0.40 से +0.70 के बीच है तो ये मॉडरेट है, एक औसत धनात्मक सहसंबंध है। और यदि 0.7 से 0.9 के बीच है तो उच्च धनात्मक है, और 0.9 से 1 के बीच है तो अत्यंत उच्च धनात्मक संबंध है। और लेकिन अगर एक मान प्राप्त हो जाता है जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है, उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। परफेक्ट
है ना। तो इस प्रकार का सहसंबंध जो है प्राप्त करना दो चरों में बहुत ही विरल होता है, ठीक है ना, बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यदि दो चरों के बीच जो सहसंबंध का मान है वो 0 आता है तो वह शून्य सहसंबंध कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम चीज़ जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध के बीच हो जाती है कि यदि 0 से -0.2 के बीच है तो अत्यंत निम्न है, -0.2 से -0.4 है तो निम्न ऋणात्मक है, और यदि -0.4 से -0.7 है तो ये एक औसत या परिमित ऋणात्मक सहसंबंध है। अगर -0.7 से -0.6 के बीच है तो अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है। -0.9 से -1 के बीच है तो अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है, और -1 है तो ये परफेक्ट नेगेटिव या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। तो इस सारणी द्वारा आप प्राप्त सहसंबंध गुणांकों की शाब्दिक व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। आशा है ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस पर जो हमने सवालों को देखा, विधियों को देखा, वो विधियां समझ में आई होंगी, जो उदाहरण हमने लिए वो उदाहरण समझ में आए होंगे, हमारी ये आशा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।